हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए आप सभी ने पढ़ लिए होंगे। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नीट के एग्ज़ाम की बात करें या जेई एग्ज़ाम की बात करें या बोर्ड के एग्ज़ाम की भी बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं इस टॉपिक से। अगर आप एक दो बार इसकी अच्छे से रिवाइज कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, तो आप देखोगे कितना इजी आसान है ये। इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। So first of all, we have to understand what is actually electrolysis. तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दो टाइप पढ़ने हैं इसमें हमें। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखेंगे, मतलब इसमें क्या है, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या करते थे, कोई इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको प्योर बनाते थे। ठीक है, कितना वेट मिला वहाँ से, ठीक है, कितना वेट वहाँ से हमको मिल पा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, तो वो होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन सा मेटल या किसका यूज़ करके हमें क्या मिल जाएगा, कि हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, ठीक है, एनोड पे क्या मिलेगा, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने कोई मान लो हमने कोई मेटल लिया या कोई सॉल्यूशन लिया, मान NaOH या NaCl लिया। एक ब्राइन प्रोसेस पढ़ा होगा तुमने, ब्राइन सॉल्यूशन 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमने देखा था कि उसमें H2 गैस मिलती है, Cl2 गैस मिलती है और फिर NaOH भी मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन में कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे मिलेगी, वो सब हम कहाँ से पता लगाते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, समझ में आया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं हम। पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है ये। इट इज अ प्रोसेस ऑफ bringing about a chemical change with the help of electricity from external source। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई केमिकल चेंज लाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी देंगे सॉल्यूशन में और उसमें केमिकल चेंज लेके आएंगे। जैसे हमने प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ा था ना 10th क्लास में, उसमें क्या कर रहे थे, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में क्या है, एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, कैथोड और एनोड, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, एनोड से कैथोड पे जाके मिल जाता था, ऐसे हो जाता था, कैथोड क्या हो जाता था, इस पे जाके क्या हो गया, मेटल जाके इस पे चिपक जाता था, इसके जो कटायन थे। ठीक है, तो वहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाता था। तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस है। अगर कोई पूछे क्या होता है, कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंज ला रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया मैंने, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। नाउ वी विल सी व्हाट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है, देखो दो लॉ पढ़ने हैं हमें। फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, दो लॉ हैं इनके, एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। चलिए पहले एक बार हम फर्स्ट ही पढ़ते हैं। क्या बोलता है ये लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल डिपोजिशन
द अमाउंट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ठीक है, प्रोड्यूस एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to the quantity of charge Q, ठीक है, passed through electrolytic solution। क्या बोला ये, जो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा कहाँ पर होगा, एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पर जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, ठीक है, हमें पता है Q I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IT, ठीक है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, I इज करंट एंड T इज टाइम, T इक्वल टू टाइम, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम एक और कांस्टेंट लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। अब Z क्या है, इसको बोलते हैं हम Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड करते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसको, Z इज इक्वल टू E/F, F तो आपको पता है क्या है, F इज इक्वल टू क्या है बताओ, फैराडे कांस्टेंट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अभी इक्विवेलेंट कौन सी वाला आ गई भाई, नहीं, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम, E इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में चार्ज, ठीक है, लेट अस सपोज मुझे एक मेटल दिया हुआ है Na, ठीक है, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन में जैसे NaOH है या फिर NaCl है, अब इसको कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें क्या होगा, Na+ होगा, ठीक है, अगर आपको ये पूछना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो चार्ज कितना है इसमें +1, मोलर मास कितना होता है 23, और चार्ज 1, तो कितना आया 23 ग्राम, ठीक है, 23 ग्राम पर कूलम, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगर Mg2+ का पूछे कोई, Mg का पूछेगा तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा Mg2+, तो उसका क्या होगा 24/2, कितना आया 12 ग्राम पर कूलम, ठीक है, बात आई समझ में। इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चार्ज या वैलेंसी, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या निकाला था ZIT, W इज इक्वल टू EIT/F, ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा रिवीजन करें इसी का, चलो पहले रिवीजन करते हैं। अच्छा, जो
अमाउंट डिकम्पोजिशन हो रहा था, जो डिपॉजिट हो रहा था वेट किस पे हो रहा था, कैथोड पे या एनोड पे, कैथोड पे। ठीक है, डब्ल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, जो चार्ज पास किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, बात आई समझ में, आगे समझ में, पहला फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आया समझ में। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या होती है, पहले हमने वीडियोस में देख लिया ना एफ की वैल्यू, बताओ। 96500 कूलम। क्या था एफ, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए सेकंड करें आप। ठीक, नाउ कमिंग टू द Faraday's second law of electrolysis। एक मिनट, इसको पेन चेंज कर दूं। इसमें क्या बोलता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through different electrolytic solution, then mass of metal deposited at cathode is directly proportional to the equivalent weight। क्या बोला कि जो मेटल का मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। क्या, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो जो मास डिपॉजिट होगा मेटल का, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के। तो W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ये कलर शायद विजिबल नहीं है, एक मिनट। तो W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ये भी शायद विजिबल नहीं है अच्छे से, हाँ। तो W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक है, कब होगा ये, जब हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ठीक है, डिवाइड कर दिया, या ऐसे लिख सकते हो W1 बाय E1 इज इक्वल टू W2 बाय E2। ठीक है, और इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आएगा, अगर इसको हटाएंगे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट ही आएगा। आया समझ में, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट में क्या था, ये जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। सेकंड क्या है, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन में अगर हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं, तो जो मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के। एंड नाउ वी आई हैव टोल्ड यू
व्हाट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हमको पता चल चुका है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ में आ चुका है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो ये बहुत ईजी है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, वहाँ से तो बनेंगे ही बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जो लॉ पढ़े हमने, यहाँ से भी बनते हैं काफ़ी क्वेश्चन। यहाँ से किस तरह से बनते हैं देखो, इसको ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया, लेट अस सपोज Cu2 प्लस इज रिड्यूसिंग टू Cu। ठीक है, कॉपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ कॉपर, सॉरी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is required to reduce 1 mole of copper Cu2 प्लस। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना, 1 मोल ऑफ कॉपर मिल रहा है हमको। ठीक है, या ये कह सकते हैं 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, यहाँ से 1 मोल कितना था, 1 फैरेड, 2 मोल कितना हो गया, 2 फैरेड, तो 2 फैरेड से हमको 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मिल रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 96500। ठीक है, कूलाम, ये 965 है। ठीक है, 96500 कूलाम कितना वो दे रहा है, ये दे रहा है सेम। ठीक है, अगर ऐसे ही दूसरा इस तरह से बोलूँ, कलर चेंज, अगर मैं Ag प्लस लूँ, इसको रिड्यूस करता हूँ, तो ये कैसे होगा Ag। ठीक है, यहाँ कितने मोल चाहिए, 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल बना, और ये कितना आया, 1 फैरेड, ये कितना होगा, वेट कितना होगा इसका, इसका छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब 1 मोल मिल गया, या फिर 96500 कूलम कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, या फिर ऐसे ले सकते हैं Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ए, तो 3 मोल से कितना मिला, 1 मोल। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, 3 फैरेड, या 3 इंटू 96500 कितना मिलेगा, 27 ग्राम, 1 मोल होता है ना एल्यूमिनियम का। तो समझ में आया, यह है स्टोइकियोमेट्री। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अभी कुछ टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक मिनट, अरे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव में मैंने बताया था कि जैसे हमने वो सुना था ना, NaCl, नमक का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं क्या क्या मिलता है, H2 गैस, Cl2 गैस और NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमको इलेक्ट्रोलाइसिस में, वहाँ से पता चलता है क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, वहाँ हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, लिथियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, स्क्रॉन्सियम हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, मैंगनीज, और क्या हो सकता है, हाँ जिंक हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, आयरन और कैडमियम, कोबाल्ट,
निकेल, बहुत सारे हो सकते हैं, टिन हो सकता है, लेड हो सकता है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन हो सकता है अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो। और क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है, सिल्वर और लेड हो गया, ठीक है, यही हो सकता है गोल्ड, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, कुछ भी है, एक तरह से ये हमारे प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। देखो, जब भी हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या क्या रिएक्शन होती है। एक तो कैथोड पे रिएक्शन हो सकती है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। एनोड पे, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। अब कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ये कैसे पता लगाएं, कैसे हम इसका अंदाज़ा लगाएं कि हाँ ये मेटल क्या हो रहा है, कैथोड पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम एट कैथोड रिडक्शन की, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। अगर ये दो मेटल दिए हुए हैं तुम लोग, बस इनको इस तरह से ही याद कर लेना, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि अगर देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है या सिल्वर दिया हुआ है, तो हम क्या होगा, इनके रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर मोर देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, these metal these metals are sorry these metals are liberated at cathode, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आई बात समझ में, कि अगर कॉपर, याद कर लो इसको अभी से, कि रिडक्शन क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, अगर कॉपर और सिल्वर दिया हुआ है तो यही दोनों रिड्यूस होंगे, वाटर नहीं होगा। तो क्या रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Cu, या सिल्वर दिया है तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये Ag। ये CBSE में काफ़ी टाइम पूछा गया है, काफ़ी टाइम, तो समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे मेटल्स की। अगर मैं बात करूं कौन कौन से मेटल्स हो गए, जैसे Na हो गया, या कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो अगर हम इनके सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, वाटर इज रिड्यूस्ड, वाटर इज रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस होगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन रिड्यूस हो रहा था, वो मेटल्स, लेकिन यहाँ कौन रिड्यूस हो रहा है, वाटर, ठीक है। कहाँ पे रिड्यूस होता है, एट कैथोड, ठीक है। क्या देगा, टू गिव H2 गैस, ठीक है। बात समझ में आई, कैसे होगा, H2O से यहाँ से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस 2OH माइनस,
इसको बैलेंस कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी कहाँ पर, कैथोड पर। इफ द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर गिवन, मतलब इनके अलावा किसी के भी सॉल्ट दिए हुए हैं तो तुम क्या मानोगे, वाटर रिड्यूस होगा, ठीक है। हमें पता है ना वैसे भी कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये रिड्यूस थोड़ी होंगे, ये तो ऑक्सीडाइज होते हैं इजीली, तो वाटर रिड्यूस होगा। कमिंग टू द एनोड, एट एनोड ऑक्सीडेशन, देखो जब भी सॉल्ट की बात करते हैं, मान लो कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है NaCl, एक होता है कटायन, दूसरा होता है एनायन, जब हम एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो Na तो क्या हो रहा होगा, हम Na पे तो हमने देख लिया, मेटल तो हमने देख लिया क्या है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, Br माइनस एंड I minus ions are more than that of water, वाटर से ज़्यादा है, कौन रिड्यूस होगा, सॉरी कौन ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे ये सारे, ठीक है। तो दीज आयंस आर ऑक्सीडाइज एट एनोड इन प्रेफरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। क्या हुआ, Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Cl, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट मिटा देता हूँ। Cl माइनस 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर Br है तो सीधे सेम रिएक्शन, 2I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये गैस होती है, ये लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है, ठीक है। आई बात समझ में। इफ आई टॉक अबाउट अदर आयन्स लाइक SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, और क्या क्या हो सकते हैं, F माइनस, ठीक है, F माइनस यहाँ पे रखना है। अगर ये सब दिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी जगह कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस देगा, वाटर इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू गिव ऑक्सीजन गैस। अच्छा याद है अभी जब हम इलेक्ट्रो उस पर पढ़ रहे थे कि जब रिड्यूस हो रहा था तो कौन सी गैस दे रहा था, H2 गैस, ये भी याद रखना है। रिड्यूस होता है तो H2 गैस देता है, और ऑक्सीडाइज होता है तो O2 गैस देगा, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी, H2O 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ से हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन होगी किस पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। बात आई समझ में, दोनों चीज़ समझ में आ गई। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें, अभी पूरा समझ में आ जाएगा क्या है इस क्वेश्चन से। मान लो यू हैव गिवन अ सॉल्ट ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, क्या करना है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो NaCl को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, यहाँ पर हमने वाटर में मिक्स किया, क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब बात करते हैं कैथोड पे, एट कैथोड, और दूसरा क्या होगा, एट एनोड। देखो कौन सा आयन दिया हुआ है, Na प्लस, याद करो कॉपर और Ag,
सिर्फ यही रिड्यूस होते हैं, अदरवाइज कौन रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस होगा। तो Na दिया हुआ है तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए? H2O। याद है रिएक्शन क्या थी? बताओ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस H2 क्या देता है? ठीक है, 2OH माइनस। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है ये पूरी। अब कौन दिया हुआ है? क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन। तो अगर ये होते तो वाटर ही रिड्यूस हो जाता, लेकिन कौन सी ये है? Cl माइनस। तो Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 कर दो। ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें? 2 से मल्टीप्लाई, 2Cl माइनस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब सारी रिएक्शन को क्या करते हैं? ऐड कर देना है। ये चला जाएगा, क्या क्या होगा? NaCl प्लस 2H2O, ये कट जाएगा। क्या क्या मिला? H2 प्लस Cl2, देखो ये 2Na प्लस 2OH माइनस, क्या बनेगा? 2NaOH। देखो अब समझ में आया होगा कि H2, देखो H2 कौन से पे मिल रहा है? कैथोड पे। Cl2 कहाँ मिल रहा है? एनोड पे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि H2 कौन से कैथोड पे मिलेगा या एनोड पे मिलेगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। ठीक है, या Cl2 कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है, किसका करके लाना है? क्या तुम बताओ? AgSO4 या AgNO3 का कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज़ और बचती है, ये एग्जाम्पल तुम्हें करके दिखाना है, खुद से करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसमें बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, अगर मैं, चलो ये क्वेश्चन मैं ही करवाता हूँ। AgNO3 इसको 2 तरीके से करते हैं। मान लो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ये तो वैसे आसान है, एट कैथोड एट एनोड। ठीक है, डायरेक्ट वो रिएक्शन लिखता हूँ। वैसे क्या होगा, अगर इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या आएगा? Ag प्लस NO3 माइनस। कैथोड और एनोड की रिएक्शन को देखना है तुमको। कैथोड पे क्या होगा बताओ? सिल्वर है तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना? Ag। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? NO3। तो जब NO3 दिया होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, 2H2O। ठीक है, 2H2O क्या देगा? 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं। यहाँ पर किसके इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं? सॉल्ट किसका है? सिल्वर का। इलेक्ट्रोड किसके हैं? सिल्वर के। यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के, सॉल्ट सिल्वर का। जब भी इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना इस तरह से कि अगर इलेक्ट्रोड और सॉल्ट सेम है, जिस मेटल का सॉल्ट है और उसी के इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, तो कैथोड और एनोड पे सेम रिएक्शन होगी। यानी कि एक वही मेटल क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और वही मेटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। देखो क्या होगा एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? सेम रिएक्शन हो रही होगी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये Ag। एट एनोड
यही क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा Ag, और ये Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे बना सकते हो AgNO3, वाटर में मिक्स किया तो Ag प्लस NO3 माइनस, फिर इसको सबको ऐड कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। ठीक है, क्यों करना होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, तो इसको काट देना और ओवरऑल रिएक्शन खुद से लिख लेना। ठीक है, तो समझ में आया? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोड सेम मेटल के ही दिए हुए हैं, फिर पूछ लेता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी या कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। बात आई समझ में? अगर डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रोड है तो उसी हिसाब से जो हमने पहले पढ़ा वो रिएक्शंस होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ब्रीफली मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लो। ये बता भी दिया करो यार कि मतलब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ इसमें इतना बदलाव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ऐसे और ज़्यादा क्या इसमें कर सकते हैं, तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आई एंड अप दिस वीडियो हेयर।